अच्छा, अभी जो ये हमारा लेक्चर है जी, इसका ताल्लुक जो लास्ट टाइम हमने स्टॉक होल्डर्स एक्विटी सेक्शन की डिस्कशन स्टार्ट की थी, और उसमें कारपोरेशन के इनकारपोरेशन होना, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक का आपस में क्या रिलेशन है या उसका क्या डिफरेंस है, और किस क्लास ऑफ शेयर को क्या एडवांटेजेस या प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं या राइट्स क्या हैं उनके, वो डिस्कस किए थे। तो अभी जो ये वाला हमारा सेशन है, इसमें हम उन्हीं कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जितना हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस करके मज़ीद अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है जी। तो अभी हम इसी कह लीजिए कि एक्टिविटी को कैरी करते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। आपकी बुक के चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन ये सारे पिक किए गए हैं जी। तो क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का 11.3। आप लोग अपनी बुक से भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में है, वर्ल्ड रजिस्टर सिस्टम्स कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म, द कंपनी वाज ऑथराइज्ड टू इशू 5000 शेयर्स ऑफ $100 पार वैल्यू। अब यहाँ वर्ड यूज किया गया ऑथराइज। एक होता है ऑथराइज कैपिटल, एक होता है इशूड कैपिटल, एक होता है आपके पास आउटस्टैंडिंग कैपिटल, और एक होता है आपके पास सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी जब आपकी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस वक्त उसको कितने शेयर्स इशू करने की ऑथराइजेशन होती है, परमिशन होती है या उसको इजाज़त होती है। तो हो सकता है कंपनी इशू कर सकती हो 1 मिलियन शेयर, और उसने उसमें से सिर्फ करंटली इशू किए हों 3 लाख शेयर्स। तो 1 मिलियन जो है उसका ऑथराइज कैपिटल बन जाता, और 3 लाख उसका जो है वो इशूड कैपिटल बन जाता। अब इस इशूड में से हो सकता है पब्लिक सब्सक्राइब करती ज़्यादा शेयर्स के लिए या इससे कम के लिए। तो फॉर एग्जांपल पब्लिक सब्सक्राइब करती 3 लाख की बजाय 2,50,000 शेयर्स को। तो उसमें से फिर जितना आपको कैपिटल पे हो जाता है उसे कहा जाता है पेड अप कैपिटल। और सब्सक्राइब मीन जितने के लिए सब्सक्रिप्शन आती है, जितने के लिए आपको एप्लीकेशन जो रिसीव हो जाती है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कंपनी कितने शेयर्स जो है वो अलॉट कर देती है, इशू कर देती है। तो जो शेयर्स आप स्टॉक होल्डर को इशू कर देते हैं, या जो शेयर होल्डर्स को आप स्टॉक अलॉट कर देते हैं जो मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, या जो कंपनी कह लीजिए कि इशू कर चुकी होती है, उन्हें हम इशूड कैपिटल या आउटस्टैंडिंग कैपिटल भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि कंपनी कितने शेयर्स ऑथोराइज थी इशू करने की, 5000 शेयर्स, और उसमें से हर शेयर की पार वैल्यू कितनी थी, 100 पार वैल्यू है। और नेक्स्ट का लिखा है जी 8% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। तो इट मींस के इन शेयर्स पे डिविडेंड कितना पे होना है, 8%। और ये 8% किसका लिया जाएगा, पार वैल्यू का। पार वैल्यू कितनी है जी, डॉलर 100। तो 100 का 8% ले तो बनता है $8। इट मींस एक शेयर होल्डर जिसने सिर्फ एक प्रेफर्ड स्टॉक ये कम्युलेटिव वाला परचेज किया हो, उसको कितना डिविडेंड मिलने के चांस है, $8 का। और नेक्स्ट लिखा है जी एंड 100,000 शेयर्स ऑफ $2 स्टेटेड वैल्यू कॉमन स्टॉक। तो प्रेफर्ड स्टॉक भी उसके पास है और दूसरे कॉमन स्टॉक भी हैं। कॉमन स्टॉक का नंबर कितना है, 1 लाख शेयर्स, और उसमें कह लीजिए कि पार वैल्यू उसकी कितनी है, $2। तो प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू है 100, और कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू यहाँ में मेंशन की गई है $2। कहता क्या जी, हाफ ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक्स वाज इशूड एट अ प्राइस ऑफ $103 पर शेयर। जो 5000 शेयर्स प्रेफर्ड स्टॉक के ऑथोराइज थी कंपनी इशू करने की, उसमें से हाफ शेयर जो है वो इशू हो गए। तो एक शेयर कितने पे इशू हुआ, $103 पे। अब पार वैल्यू थी 100, शेयर कितने में सेल हुआ, 103 पे। इट मींस कि ये एक्सेस ओवर पार वैल्यू देखा जाए तो एक शेयर की एक्सेस ओवर पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक की कितनी है, $3। ठीक है जी। और नेक्स्ट कहता है एंड 70,000 शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक वर सोल्ड फॉर $13 पर शेयर। वो जो 1 लाख शेयर कॉमन स्टॉक के कंपनी के पास थे जिसको इशू करने के लिए कंपनी ऑथोराइज थी, उसमें से कंपनी ने 70,000 शेयर जो है वो कॉमन स्टॉक के इशू कर दिए, सेल कर दिए। और कितने का सेल हुआ, 13 का।
अब पार वैल्यू कॉमन स्टॉक की $2 थी, जबकि सेल हुआ वो कितने में, $13 में। इसके मीनिंग क्या बनते हैं कि एक शेयर पे एक्सेस ओवर पार वैल्यू कितना है, $11। एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक का एक शेयर का कितना मिलता है, $11। तो 70,000 शेयर्स के लिए आप 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 70,000 शेयर्स का एडिशनल पेड इन कैपिटल या एक्सेस ओवर पार वैल्यू मिल सकता है। नेक्स्ट है जी, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर रजिस्ट्रो हैज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 3,82,000। देखिए वही चीज़ें हैं जो हम लेक्चर के ओवरव्यू में डिस्कस कर रहे थे कि कॉमन स्टॉक सॉरी इक्विटी जो सेक्शन होता है उसमें प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग, ये चीज़ें आपको नॉर्मली मिल सकती हैं। तो ये देखो उनमें से 3 चीज़ें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्कस हो गई हैं। रिक्वायरमेंट ए है क्वेश्चन की, प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो वो जो मैंने कहा था कि हम स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पर हमें वो प्रिपेयर करने की बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा जी। पहले पार्ट ए इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले देखिए जी कि आपके पास यहाँ पर जैसे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट में हमारे पास राइट साइड पे देखा जाए तो लाइबिलिटीज के बाद कौन सा सेक्शन आता है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन। तो ये आपको यहाँ नजर आ रहा है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन है, ये उसकी हेडिंग है। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले अगर रिकॉल करें तो हमने प्रेफर्ड स्टॉक की बात कर रहे थे कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे डेट वालों को प्रेफरेंस इक्विटी पे दी जाती है तो वो डेट इक्विटी से भी पहले रिपोर्ट होता है। इस तरह इक्विटी में हमारे पास 2 तरह के शेयर्स हैं, एक प्रेफर्ड स्टॉक है और दूसरे कॉमन स्टॉक है। अब इन दोनों में से पहले कौन से लिखे जाएं, जिनको प्रेफरेंस दी जाती है लिक्विडेशन के टाइम पे या रिटर्न को पे करने के टाइम पे, तो वो हमारे पास है प्रेफर्ड स्टॉक। इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक हो गया जी। तो अब प्रेफर्ड स्टॉक हमारे पास एक शेयर की पार वैल्यू कितनी थी, 100, और उसका रिटर्न रेट क्या था, 8%। तो ये देख लीजिए यहाँ पे उसी तरह से लिखा गया है, उसकी हेडिंग दी गई है कि 8% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है। 8% का मतलब है कि 8% प्रेफर्ड डिविडेंड इन शेयर्स के लिए जब भी आप पे करेंगे इनको अवेलेबल होगा। तो 8% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमा डालकर उसके साथ उसने बताया है कि उसकी पार वैल्यू कितनी, एक शेयर की 100। ये एक तरह से इसकी हेडिंग आ गई है जी। अब उसमें देखिए हमें बताया गया था 5000 है ऑथोराइज कैपिटल, तो साथ आपने बता दिया कि जो 5000 शेयर ऑथोराइज हैं उसमें से कितने शेयर इशू कर दिए हैं, 2500 शेयर इशूड। अब इसकी डिफरेंट अप्रोचेस है, आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे 2500 शेयर इशूड। तो बेहतर यही होता है कि आप पहले ऑथोराइज कैपिटल बता दें कितना है, फिर उसके बाद बता दें जो शेयर आपने इशू किए हुए हैं, ताकि इक्विटी का सेक्शन देखते ही आपको पता चल जाए कि अभी अन इशूड कितने शेयर्स हैं। तो वो स्टिल रिमेनिंग 2500 है वहाँ पर। तो खैर अभी आपने 5000 इशू तो नहीं किए, 5000 की आपको ऑथोराइजेशन है, उसमें से आप कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 2500। तो रिकॉल करें, क्वेश्चन में उसने बताया था हमें कि एक शेयर जो है वो जब ये सेल हुआ तो वो कितने का सेल हुआ था, रिकॉल कर लें जी। ये हमको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास है जी। उसने कहा था कि एक शेयर जब सेल हुआ तो 103 पे सेल हुआ है। एक शेयर प्रेफर्ड स्टॉक का सेल हुआ है तो कितने का सेल हुआ है, 103 का। हाफ बोला था तो 5000 का हाफ कितना बनता है, 2500। तो 103 पे सेल हुआ है। पार वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू इसकी थी 100। तो आप रिकॉल कर लें, हमने पहले बात की थी कि पहले पार वैल्यू को लिखा जाता है, फिर उसके बाद लिखा जाता है एडिशनल पेड इन कैपिटल को। तो इसलिए इस वाले सेक्शन में हम पहले लिखेंगे पार वैल्यूज को और फिर यहाँ पे जो है एडिशनल पेड कैपिटल अलग से लिखेंगे। तो खैर कितने शेयर इशू किए, 2500। एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 100। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय ये 100, ठीक है। तो ये आपके पास 2,50,000 आंसर आ जाता है। पार वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कितनी अमाउंट मिली आपको, 2,50,000। कैसे, 2500 शेयर इशू किए गए हैं और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी, 100। तो 2500 को मल्टीप्लाई जब करते हैं 100 के साथ तो आंसर आता है 2,50,000 जी। तो ये हमने पार वैल्यू रिपोर्ट कर दी प्रेफर्ड स्टॉक की। अब देखते हैं कॉमन स्टॉक की। तो कॉमन स्टॉक
के भी आप देखिए सेम उसी तरह से कॉमन स्टॉक $2 स्टेटेड पावर वैल्यू 1 लाख शेयर ऑथोराइज। तो पहले हमने बता दिया कि कॉमन स्टॉक के शेयर्स ऑथोराइज कितनी है कंपनी इशू करने के, तो वो आपने बता दिया जी कंपनी ऑथोराइज है इशू करने के 1 लाख। अब उस 1 लाख में से आप नेक्स्ट बताएंगे फर्दर के कितने आपने इशू कर दिए हैं, तो वो आप साथ बता रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 70,000 शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग के जो इशू किए हैं वो अलॉट भी कर दिए हैं पब्लिक को आपने। ठीक है, अब एक शेयर की पार वैल्यू कितनी थी, पार वैल्यू एक शेयर की है $2, ये देखिए जहां मेरा पॉइंटर है $2 एक शेयर की पार वैल्यू है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 70,000, क्योंकि पार वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 70 करते तो आंसर आता है 1,40,000। ये दोनों जो वैल्यूज हैं 250,000 और 140,000 ये पार वैल्यू है, ये प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू है, ये कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू है। अब इसके बाद हम सेकंड सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, ये वाला सेक्शन है पार वैल्यू का, ये सेक्शन आ रहा है एडिशनल पेड इन कैपिटल का, जिसे हम कहते हैं एक्सेस ओवर पार वैल्यू। तो सेम जैसे पहले यहाँ प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू रिपोर्ट हुई है, वैसे ही एडिशनल पेड इन कैपिटल में पहले किसकी वैल्यू रिपोर्ट होगी, प्रेफर्ड स्टॉक की, फिर उसके बाद कॉमन स्टॉक की। अब प्रेफर्ड स्टॉक के कितने शेयर्स आपने इशू किए थे, ये देखिए यहाँ मेंशन है 2500। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे अपनी आसानी के लिए प्रेफर्ड स्टॉक के साथ यहाँ ब्रैकेट में कि 2500। अब एक शेयर कितने का सेल हुआ था 103 पे, प्रेफर्ड स्टॉक कितने का सेल हुआ था एक शेयर 103 पे, जबकि उसकी पार वैल्यू कितनी थी 100। इट मींस 100 तो यहाँ रिपोर्ट हो गया है, 3 कहाँ आएगा यहाँ पर, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 क्या है जी, एक शेयर की एक्सेस वैल्यू, एक्सेस ओवर पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक की एक शेयर की कितनी अमाउंट है $3, या एडिशनल पे कितना आपको हुआ है कैपिटल प्रेफर्ड स्टॉक का। एडिशनल का मतलब है पार वैल्यू से एक्स्ट्रा कितना पे हुआ है, एक शेयर का प्रेफर्ड स्टॉक की केस में देखा जाए $3 पे हुआ है, तो कितने शेयर्स थे 2500, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपको आंसर मिलता है 7500। तो ये प्रेफर्ड स्टॉक का एडिशनल पेड कैपिटल मिल गया। इसी तरह कॉमन स्टॉक का, कॉमन स्टॉक के कितने शेयर आपने इशू किए थे जी 70,000, और एक शेयर का एडिशनल कैपिटल कॉमन स्टॉक का कितना मिला था $11। 11 कैसे कैलकुलेट हुआ कि आपका एक शेयर जो कॉमन स्टॉक का है उसकी पार वैल्यू कितनी थी $2, और जबकि यही शेयर जब सेल हुआ था, ये देखें कितने का सेल हुआ था $13 का। कॉमन स्टॉक का एक शेयर $2 का था, सेल कितने का हुआ 13 का, तो कितना एक्सेस मिला आपको 13 माइनस 2 11। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉमन स्टॉक है इसका एडिशनल पेड इन कैपिटल यहाँ पे एक शेयर का कितना है 11। तो कितने शेयर इशू किए थे आपने 70,000, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 70,000 मल्टीप्लाई बाय 11, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 7,70,000। अब आपके पास 4 वैल्यूज रिपोर्ट हो रही हैं, ये पार वैल्यूज है प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक की, और ये एडिशनल पेड इन कैपिटल की वैल्यूज है प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक की। जब इन 4 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल पेड इन कैपिटल आ जाता है, कि जो आपको टोटल पे हुआ है, तो इनका टोटल किया तो वो आपको मिलता है यहाँ पर 1.1675 मिलियन या 11,67,500। ठीक है, 11,67,500 ये टोटल पेड इन कैपिटल की अमाउंट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये इन 4 वैल्यूज का समीशन है। अब इसके बाद आपको याद होगा हमने क्या चीज़ लिखते होते थे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में, वो होती थी रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन थी 382,000, ये देखिए एज इट इज़ 382,000 वहाँ से पिक करके यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दी है, ये 382,000। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का आंसर आपको यहाँ पर रिपोर्ट होता है 15,49,500। तो ये उस क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी जो उसने बात की यहाँ पर कि प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। सेकंड है रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की, assume resisto system common stock is trading at $24 per share। ये जो कॉमन स्टॉक
सेल हुआ $13 पर शेयर का। ये बाद में कितने का मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो गया? $24 का। आपको याद होगा हमने बात की थी कि मार्केट प्राइस जो शेयर्स की है वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएशंस आती रहती है मार्केट फैक्टर्स की बेस पर। तो इसलिए डेफिनेटली ये मार्केट प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में चेंज हो सकती है। तो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी के शेयर्स रजिस्टर्ड होंगे वहां पर वो कहते हैं कि बाद में उसकी एक शेयर की प्राइस क्या है? $24। एंड इस प्रेफर्ड स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 107, ये भी इंक्रीज होगी प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। फाइन। Would the stockholders equity section prepared in part A be affected by this additional information? कहते हैं कि ये जो आपने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन प्रिपेयर किया है, कल को जब ये प्राइसेस चेंज हो गई हैं मार्केट में तो उसकी वजह से ये सेक्शन अफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं जी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यही बात हमने इंट्रोडक्शन के सेशन में पढ़ी थी जब इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया जा रहा था कि जो मार्केट प्राइस कल को ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, इन वैल्यूज पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोग ये कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक अपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में लिखते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको पता है इक्विटी सेक्शन में नहीं लिखी जाती, रादर वो करंट एसेट में लिखी जाती है लेफ्ट साइड पे। अगर ये वहां पे लिखे होते तो फिर अफेक्ट होता कि जब आप नई बैलेंस शीट बनाते उस वक्त जो मार्केट पे प्राइस उसकी रिपोर्ट हो रही होती उस प्राइस पे आप उसको लिख देते। जबकि यहाँ पर ये आप बात कर रहे हैं इक्विटी सेक्शन की, तो इक्विटी सेक्शन तो इक्विटी का जो इशुइंग फर्म्स होती हैं उनके लिहाज से रिपोर्ट होता है। तो इशुइंग फर्म के परस्पेक्टिव में आप रिकॉल कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि उस पे इन अकाउंट्स पे जो ये आपके सामने रिपोर्ट होते हैं कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है जी। तो ये जो इस क्वेश्चन का पार्ट बी था ये वाला आपने कहा, इसका आंसर क्या होगा जी? नो, दिस विल नॉट अफेक्ट दिस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द फर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन है इसी तरह का जी, हमने जो अभी रिव्यू किया था लेक्चर को, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको उसने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बना के दिया हुआ है, उस तरह प्रेफर्ड स्टॉक पहले लिखे हुए हैं, फिर प्रेफर्ड स्टॉक है और फिर कॉमन स्टॉक है। अब इस केस में आपके पास दो तरह के प्रेफर्ड स्टॉक रिपोर्ट हो रहे हैं, एक है कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक्स और दूसरे हैं नॉन कम्युलेटिव। आप रिकॉल कर सकते हैं मैंने आपके साथ जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो स्लाइड्स की फॉर्म में दोनों का डिफरेंस आपको बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक वो थे जिनमें अगर किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ईयर में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर या डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो वो डिविडेंड का एक्यूमुलेट हो जाता फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। इसलिए ये वो शेयर्स हैं कि जिन पे प्रीवियस ईयर्स का अनपेड डिविडेंड भी इनको मिलेगा, और जबकि ये वाले वो शेयर्स हैं जिन पे प्रीवियस ईयर्स का डिविडेंड इन्हें रिसीव नहीं होगा, सिर्फ एंटाइटलमेंट इनको है उसी ईयर का डिविडेंड रिसीव करने की जिस ईयर में ये कंपनी अपना डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करे या पे करे। और इसी तरह लास्ट पे यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे कॉमन स्टॉक, ये साथ साथ देख लीजिए उनके परसेंटेजेस गिवन है। क्यूमुलेटिव की परसेंटेज गिवन है 9%, नॉन क्यूमुलेटिव की गिवन है 12%। रिस्क ज्यादा किन का होता है? रिस्क ज्यादा होता है नॉन क्यूमुलेटिव का। यू कैन रिकॉल हमने ये बात की थी कि हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। अब नॉन क्यूमुलेटिव का रिस्क ज्यादा है तो इसलिए उनका रिटर्न भी ज्यादा है, क्यूमुलेटिव का रिस्क कम है इसलिए उनका रिटर्न भी देखा जाए 9% है। तो ये देखिए यहाँ पर $50 पार वैल्यू है क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक की। कितने शेयर्स हैं जी? 40,000 शेयर्स हैं। इसी तरह नॉन क्यूमुलेटिव के एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 100 पार वैल्यू है। और ये कितने शेयर ऑथोराइज करने की कंपनी है? ऑथोराइजेशन कितने की? 8,000 की। ऑथोराइजेशन भी 8,000 की है और कंपनी ने इशू और आउटस्टैंडिंग भी देखा जाए तो 8,000 किए हुए हैं, यानी कि जितने शेयर इशू करने की कंपनी को इजाजत थी कंपनी ने सारे के सारे वो शेयर क्या किए हुए हैं? इशू किए हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें कॉमन स्टॉक, तो कॉमन स्टॉक के जो शेयर्स आपके पास है वो 4 लाख है। इसके भी शेयर जितने ऑथोराइज हैं इशू करने के लिए कंपनी उतने कंपनी ने इशू भी किए हुए हैं। एक शेयर की यहाँ पर पार वैल्यू देखा जाए तो $5 रिपोर्ट हो रही है। अब ये तीनों वैल्यूज जो है आपके साथ यहाँ पर रिपोर्ट होती हैं, आप देख सकते हैं 2 मिलियन है प्रेफर्ड स्टॉक की और 8 लाख जो है ये भी प्रेफर्ड स्टॉक है बट ये नॉन क्यूमुलेटिव है। इसी तरह यहाँ पर 2 मिलियन देखा जाए तो ये कॉमन स्टॉक ही है। इन तीनों वैल्यूज को जब सम अप करते हैं तो ये आपको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का यहाँ टोटल गिवन है, जो कि हमने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है वहां पर यही वैल्यू आपने खुद फाइंड आउट की थी। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब देखते हैं हमें कुछ नया करने का इस क्वेश्चन में क्या कहता है। तो 4.8 मिलियन जो है इसका टोटल आ रहा है। क्वेश्चन के स्टार्ट में है a portion of the stockholders equity section from the balance sheet of Valiant Corporation appears as follows। ये है जी, आगे है assume that
all the stock was issued on January 1st and that no dividend were paid during the first 2 years of operation. First 2 years में कोई dividend pay नहीं हुआ. During the third year, Valent Corporation paid total cash dividends of $7,36,000. थर्ड ईयर में जाकर डिविडेंड पे होता है, फर्स्ट 2 years में डिविडेंड की पेमेंट नहीं है. ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखिए पार्ट ए क्या कहता है. पार्ट ए है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैश डिविडेंड्स पेड ड्यूरिंग द थर्ड ईयर टू ईच ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ स्टॉक. कहता है इन तीनों क्लासेस ऑफ शेयर्स के लिए डिविडेंड कितना होगा वो अमाउंट कंप्यूट कीजिए. तो पहले देखिए कैमुलेटिव के लिए जरा सोचिए, क्या उन ईयर्स का जिसमें डिविडेंड पे नहीं हुआ इनको उनका डिविडेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो डेफिनेटली आपके माइंड में आंसर आएगा कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि कैमुलेट का मतलब ही यही है कि जो प्रीवियस 2 years हैं, जो ये फर्स्ट 2 years की बात करता है, उनका भी मिलना चाहिए डिविडेंड और थर्ड ईयर का भी मिलेगा. इट मीन जो कैमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं उनको 3 years का डिविडेंड मिलेगा. तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनका डिविडेंड बनता कितना है. ठीक है, अगर हम 50 पार वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 40,000 के साथ, तो आंसर कितना मिला है? 50 को मल्टीप्लाई करके 2 million. तो ये 2 million क्या है? पार वैल्यू है जी. 2 million क्या चीज है जी? पार वैल्यू है जी. अब 2 million का ले 9%, 2 million का ले जी 9% कैलकुलेट करें तो ये आपको आंसर मिलता है 1,80,000. 1,80,000. इट मींस एक साल का कैमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक्स पे प्रेफर्ड डिविडेंड कितना है? 1,80,000. अब ये कितने ईयर्स का हम यहाँ पर चेक करेंगे? 3 years का. तो थर्ड ईयर में जाके पे रहा था. थर्ड ईयर 1, सेकंड ईयर 2, फर्स्ट ईयर जो है ये इसका थर्ड. तो ये 3 years का. अब 180 अगर एक साल का है तो 3 years का कितना बनेगा? 180 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5,40,000. ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन में हमने सॉल्व भी किया है. तो टोटल डिविडेंड्स पेड द थर्ड ईयर. तो डिविडेंड जो है वो देखिए यहाँ पर 5,40,000 हमने बात की है. यहाँ पर 2 साल का अलग कैलकुलेट हुआ है जो कैमुलेट हुआ है और करंट ईयर का अलग से शो हो रहा है. सम हाउ अमाउंट आपके सामने है कि 0.09 का मतलब है 9%. एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? $50. तो $50 का 0.09 लेंगे तो एक शेयर का डिविडेंड आ जाएगा. फिर जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 के साथ तो एक साल का डिविडेंड आ जाएगा 180. फिर उस 180 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 360,000. इसी तरह 180 ये करंट ईयर का, 360,000 प्रीवियस 2 years का. इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये 5,40,000 जो है ये कैमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड आ जाता है. दूसरा देखें आपके पास है यहाँ पर कौन से वाले? आपके पास यहाँ पर है नॉन कैमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक्स. अब इन पे प्रीवियस 2 years का डिविडेंड नहीं अप्लाई होगा, इनको नहीं मिलेगा, तो सिर्फ करंट ईयर का मिलना है. अब पार वैल्यू कितनी है इसकी? 8 लाख. 8 लाख का लें आप 12% तो ये बनता है 96,000. ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं 12% ऑफ 100 12, फिर 12 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 8,000 के साथ, तब भी आंसर आपका 96,000 आएगा. तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर डिविडेंड ऑन नॉन कैमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक कितना आ रहा है? 96,000. तो ये उसी तरह जैसे मैंने बताया यहाँ पर कैलकुलेशन शो हो रही है. तो नॉन कैमुलेटिव को एक साल का डिविडेंड मिल गया. अभी तक देखा जाए तो प्रेफर्ड स्टॉक को कितना डिविडेंड मिलता है? कैमुलेटिव को 540 और नॉन कैमुलेटिव को 96,000. इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आंसर मिलता है 6,36,000. ये वाली वैल्यू 6,36,000. टोटल इस कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया डिविडेंड? 7,36,000. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी ने जो टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो है 7,36,000. अब 736 में से 636 तो जा रहा है प्रेफर्ड स्टॉक्स को. तो जब 736 में से माइनस कर दे पीछे कितना बचता है? 1 लाख रुपए. अब ये 1 लाख रुपए किन को अवेलेबल होगा? कॉमन स्टॉक होल्डर को. यही हमने बात की थी कि पहले पे किया जाता है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, फिर उसके बाद पे किया जाता है किनको? कॉमन स्टॉक होल्डर्स को. इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 लाख या 100,000 जो है ये डिविडेंड है किनका? कॉमन स्टॉक होल्डर्स का.
तो ये कॉमन स्टॉक होल्डर्स को ये डिविडेंड जो है ये मिलेगा थर्ड ईयर में। ठीक हो गया जी। तो यहाँ हमने देख लिया क्यूमुलेटिव का भी, नॉन क्यूमुलेटिव का भी, कॉमन स्टॉक का भी देख लिया, ये सारा डिस्कस यहीं पे हो रहा है। अभी देखिए जरा आप पार्ट बी इस क्वेश्चन का क्या कहता है। पार्ट ए हमने कर लिया अभी सॉल्व। पार्ट बी कहता है कंप्यूट द डिविडेंड्स पेड पर शेयर ड्यूरिंग द थर्ड ईयर फॉर ईच ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ स्टॉक। तो कहता है थर्ड ईयर में जो आपने डिविडेंड पे किया है उसको पर शेयर के लिहाज से कैलकुलेट करें। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव को आपने कितना पे किया है थर्ड ईयर में, 540,000। कितना पे किया है 540,000। और क्यूमुलेटिव के शेयर कितने हैं, यहाँ पे लिखे हुए 40,000। इट मींस के 5,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, क्योंकि उसने कहा है एक शेयर का। तो एक शेयर के लिए क्या करेंगे, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड कितना है 540, शेयर कितने हैं 40,000। तो ये देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा है प्रेफर्ड स्टॉक 9%, क्यूमुलेटिव, और ये इनका टोटल डिविडेंड 540,000 डिवाइड बाय 40,000 शेयर्स। तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू रिपोर्ट होती नजर आ रही है $13.5 पर शेयर। तो ये डिविडेंड पर शेयर है। ये डिविडेंड जो पर शेयर होता है इससे इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अगर किसी पर्सन के पास एक से ज़्यादा शेयर्स हैं, किसी के पास हो सकता है 5 शेयर्स हों, किसी के पास हो सकता है कि 50 शेयर्स हों, किसी के पास हो सकता है कि 100 शेयर्स हों। तो जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उससे इस 13.5 को मल्टीप्लाई करके आप उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड पे करना है वो अमाउंट चेक कर सकते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर प्रेफर्ड स्टॉक दूसरे थे हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव 12%, ये उनका रेफरेंस देकर आपने कितना डिविडेंड पे किया उनको 96,000, ये देखें। और इनके कितने शेयर थे 8,000, तो 96,000 को डिवाइड किया 8,000 पे, तो आपको यहाँ पे मिलता है $12 पर शेयर। इसी तरह जी कॉमन स्टॉक का देख ले कितना डिविडेंड को मिलेगा 1 लाख। अब कॉमन स्टॉक का नंबर कितना था रिकॉल कर ले, कितना नंबर था जी, ये अभी देख लेते हैं, वहां से लिखा हुआ है इसका नजर आएगा। ये है जी 4 लाख शेयर्स। कॉमन स्टॉक के शेयर्स कितने हैं जी 4 लाख। तो अब 1 लाख को डिवाइड किया जब 4 लाख शेयर्स पे, तो आंसर आ गया 0.25 पर शेयर। तो 25 सेंट जो है ये एक शेयर कॉमन स्टॉक होल्डर का जो है ये डिविडेंड इसको मिलेगा। पार्ट सी इस क्वेश्चन का क्या कहता है जी, रीड कर लें जी। पार्ट सी है व्हाट वाज द एवरेज इशू प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब देख ले यहाँ पे ये पार वैल्यू थी, ये भी क्या थी पार वैल्यू। यहाँ हमें जैसे हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11.3 किया था, क्या यहाँ हमें एडिशनल पेड इन कैपिटल नजर आ रहा है कहीं पे लिखा हुआ, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो जब एडिशनल पेड इन कैपिटल नजर नहीं आ रहा तो क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रेफर्ड स्टॉक्स या ये कॉमन स्टॉक जब इशू किए गए तो पार वैल्यू पे इशू किए गए, क्योंकि अगर ये पार वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे सेल हुए होते तो हमें इस स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में एडिशनल पेड इन कैपिटल की अमाउंट लिखी हुई या रिपोर्ट होती हुई नजर आती, जबकि यहाँ पे तो ऐसा केस ही कोई नहीं है। तो इसलिए पार्ट सी का आंसर क्या होगा कि इसमें जो है हम कह सकते हैं कि ये शेयर जब सेल किए गए हैं तो ये पार वैल्यू पे सेल किए गए, क्यों, इसलिए कि इसमें कोई एडिशनल पेड इन कैपिटल की अमाउंट एग्जिस्ट नहीं करती जी। ठीक है जी। तो अभी जो हम क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जी, वो क्वेश्चन हमारे पास है जी एक्सरसाइज का 11.5। इस 11.5 क्वेश्चन को हम देखते हैं जी। इसमें हमारे पास स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, और इस स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में हमारे पास क्या क्या है जी, उसी तरह क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, और इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड किए गए हैं जी, कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू गिवन है। अब देखा जाए तो ये प्रेफर्ड स्टॉक है और ये कॉमन स्टॉक है। प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू है 15 मिलियन, कॉमन स्टॉक की वैल्यू है 20 मिलियन। डिटेल आप देख सकते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक के एक शेयर की है पार वैल्यू 100, और जबकि क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक की परसेंटेज कितनी है रिटर्न की 7%। इट मींस 7% डिविडेंड मिलेगा। अच्छा एक बात तो बताएं जरा, यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक के कितने शेयर्स हैं, क्या आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करना चाहें?
बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है ये 100 जो है पार वैल्यू का, ये किसी एक्स फैक्टर से जो कि नंबर ऑफ शेयर्स है प्रेफर्ड स्टॉक के, उससे मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है 15 मिलियन। तो फिर इट मीन्स क्या कर सकता हूँ, 15 मिलियन को अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से, तो मुझे वो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे, क्योंकि ये 100 कितने से मल्टीप्लाई हो कि आंसर 15 मिलियन आ जाए। तो डेफिनेटली यहाँ से आप 2 जीरो जो माइनस कर दें, तो जब 2 जीरो आप यहाँ से अरेज कर देते तो आपको आंसर मिलता है 150,000। तो खैर ये तो मैंने वैसे ही पूछा आपसे कि अगर आप चेक करना चाहो यहाँ पर प्रेफर्ड स्टॉक के कितने शेयर्स हैं तो वो चेक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो कॉमन स्टॉक का आपको यहाँ पार वैल्यू भी गिवन है, उसके 5 मिलियन शेयर ऑथोराइज हैं और 4 मिलियन शेयर उसने इशू किए हुए हैं। फिर इस 4 मिलियन को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 20 मिलियन। तो ये पार वैल्यूज आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपको एडिशनल पेटेंट कैपिटल की अमाउंट बता रहा है, तो एडिशनल पेटेंट कैपिटल यहाँ पे कितना है, कॉमन स्टॉक का गिवन है 44 मिलियन। अब देखिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक इशू हुआ था किस पे, पार वैल्यू पे, जबकि कॉमन स्टॉक इशू हुआ होगा किस वैल्यू पे, मोर देन पार वैल्यू पे, यानी कि इस पे देखिए आपको एडिशनल कैपिटल मिलता है, तो ये 44 मिलियन। इट मींस जब ये 4 मिलियन शेयर सेल किए गए होंगे तो 20 मिलियन आपको ये मिला और 44 मिलियन आपको ये मिला। तो आप एक शेयर की कितनी प्राइस मिली होगी वो आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं कि 20 प्लस 44 मिलियन ये जो बनता है यहाँ पर आपका 66 मिलियन को डिवाइड कर दें अगर 4 मिलियन पे, तो आपको एक शेयर की कॉमन स्टॉक की इशू प्राइस मिल जाएगी। देखिए आप इसको एनालिसिस करके ही पता चल सकता है कि आपके पास बहुत सारा डाटा यहीं से मिल जाता है। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन आपके पास रिटेन अर्निंग की है, ये पार वैल्यू आ गई, ये एडिशनल पेटेंट कैपिटल की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास आ रिटेन अर्निंग की वैल्यू 64.45 मिलियन। अब इन वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये 143.45 मिलियन आपके पास यहाँ पर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की अमाउंट रिपोर्ट हो रही है। कहता क्या क्वेश्चन में, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कंप्यूट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इश्यूड। वही बात जो हम यहाँ पे कर रहे थे, कहते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक के कितने शेयर इशू किए गए हैं। तो आपको पता है टोटल वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक की कितनी है, 15 मिलियन। टोटल वर्थ कितनी है, 15 मिलियन, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100। इट मींस कि अगर आप 15 मिलियन को डिवाइड कर दें 100 पे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स प्रेफर्ड स्टॉक यहाँ से कैलकुलेट हो सकते हैं या मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके भी शो करने की ट्राई की है। यहाँ देखिए ए 150,000 शेयर्स, वही 15 मिलियन को डिवाइड किया किस पे, 100 पे, तो ये आंसर आ रहा है 150,000। सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर रिपोर्ट किया गया ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो, अदरवाइज ये आपको यहीं से क्लियर हो गया था। पार्ट बी, तो ए का आंसर क्या है जी, 150,000 शेयर्स। कैसे, 15 मिलियन डिवाइड बाई 100। बी, what is the total amount of the annual dividends to which preferred stockholders are entitled। टोटल अमाउंट कितनी होगी, और भाई बड़ा सिंपल है, 7% ले लें किसका, 15 मिलियन का। तो जब 15 मिलियन का आप 7% लेते हैं तो आंसर आपके पास आता है 1.05 मिलियन या 10,50,000। ठीक है, कि 15 मिलियन का आपने कितना लिया, 7%। या दूसरा तरीका ये है, एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है प्रेफर्ड स्टॉक की, 100 का ले 7%, वो आंसर आता है $7। को मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ शेयर के साथ, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 150,000। ये 150,000 आपने देखे ना यहाँ ए पार्ट में कैलकुलेट किए हैं, तो 150,000 को मल्टीप्लाई जब 7 से करते तब भी आंसर आपका 10,50,000 आता है, जो कि इन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को आपने डिविडेंड की फॉर्म में देने होंगे अगर दिया जाए। पार्ट सी, व्हाट वाज द एवरेज इश्यूएंस प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। ये भी वही पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि जब कॉमन स्टॉक इशू किया गया है तो आपको कौन कौन सी वैल्यूज रिसीव हुई है, एक ये पार वैल्यू रिसीव हुई है और एक देखिए ये कॉमन स्टॉक की एडिशनल पेटेंट कैपिटल की वैल्यू रिसीव हुई है। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड कर दें आप, ये जो शेयर इशू किए गए थे 4 मिलियन। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग के 20 मिलियन प्लस 44 मिलियन ये बनता है 66 मिलियन। इस 66 मिलियन को डिवाइड किया जा रहा है किस पे, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए गए हैं। किसके इशू किए गए हैं जी, कॉमन स्टॉक के। तो 4 मिलियन पे डिवाइड किया तो आंसर आता है एक शेयर का $16। ठीक है, तो जो शेयर $5 पार वैल्यू का है वो कितने का सेल हुआ, एक शेयर 16 का।
यानी कि एक शेयर पे एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना है, $11। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 44 मिलियन को डिवाइड कर दे 4 मिलियन पे तो आंसर $11 ही आ रहा है। डी पार्ट, what is the amount of legal capital and the amount of total paid in capital? लीगल कैपिटल आपको याद होगा जब मैं पार वैल्यू की बात कर रहा था तब आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो लीगल कैपिटल जो है वो पार वैल्यू का समीशन है। जो आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक या कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू है, अब प्रेफर्ड स्टॉक की 15 मिलियन थी और कॉमन स्टॉक की कितनी है 20 मिलियन, तो 15 प्लस 20 मिलियन बनता है कितना 35 मिलियन। तो लीगल वैल्यू कैपिटल की कितनी है 35 मिलियन। दूसरा उसने पूछा है टोटल पेड इन कैपिटल, तो टोटल पेड इन कैपिटल आपको पता है कि ये पेड इन कैपिटल प्लस एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये देखिए यहाँ पे टोटल पेड इन कैपिटल क्या होता है कि ये वाला पार वैल्यू का कैपिटल प्लस एडिशनल पेड इन कैपिटल, इन तीनों वैल्यूज को जब ऐड कर लेंगे यानी कि 35 मिलियन प्लस ये 44 मिलियन, तो ये आपके पास बन जाएगा टोटल पेड इन कैपिटल जो कि है 79 मिलियन, ठीक है। तो ये आपके पास 79 मिलियन की कैलकुलेशन आपको शो हो रही है। 35 लीगल है और 44 जो है ये एडिशनल पेड इन कैपिटल है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 79 मिलियन आपके पास टोटल पेड इन कैपिटल की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेटेड जो है वो आपको नज़र आ रही है। अच्छा नेक्स्ट सॉरी इसका जो पार्ट ई है वो पहले पढ़ लें, कहता क्या है पार्ट ई। पार्ट ई है जी, व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। अच्छा बुक वैल्यू होती क्या है, बुक वैल्यू होती है कॉमन स्टॉक अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज और प्रेफर्ड स्टॉक को माइनस कर दें। फिर सुन लीजिए, अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज और प्रेफर्ड स्टॉक को माइनस कर दें यानी कि सिर्फ कॉमन इक्विटी को चेक कर लें, उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। ये अगर यही आपके पास जो इक्विटी शो हो रही है, इस इक्विटी में से अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक को आउट कर दें तो पीछे किसकी इक्विटी बचती है, पीछे इक्विटी बचती है कॉमन इक्विटी। तो इट मींस जो रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर पार्ट्स बचते हैं वो कॉमन स्टॉक्स के होंगे, तो उसको हम कहेंगे बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू आप पर शेयर भी चेक कर सकते हैं। पर शेयर चेक करने के लिए जो टोटल बुक वैल्यू होगी उसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कॉमन स्टॉक के 4 मिलियन, तो 4 मिलियन पे आप डिवाइड कर देंगे आपको एक शेयर की बुक वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा ये बुक वैल्यू बताती क्या है, ये बुक वैल्यू ये बताती है कि कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट हुई थी उस वक्त से लेकर आज तक आपके एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू बुक वैल्यू कितने ग्रो हुए हैं। आई मीन टू से कि अगर आपकी कंपनी जो है वो कह लीजिए कि आज अगर लिक्विडेट कर जाती है तो डेफिनेटली आप आज इन एसेट्स को सेल कर देंगे, लेकिन बुक वैल्यू के हरगिज मतलब ये नहीं होता कि लिक्विडेशन वैल्यू शो करें। रीजन ये होती है कि लिक्विडेशन वैल्यू मार्केट वैल्यू के साथ एसोसिएट होती है, जबकि जो बुक वैल्यू है ये नाम से शो हो रहा है, ये अकाउंटिंग वैल्यू है, जो बुक्स में लिखी हुई वैल्यू है। आपको पता है कि मार्केट वैल्यू जो होती है, जो मार्केट प्राइस होती है, ये जो बुक्स में लिखी हुई वैल्यू होती है उससे डिफर कर सकती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो बुक वैल्यू है ये लिक्विडेशन वैल्यू है। ये सिर्फ ये है कि जो आपका बिजनेस जब इनकॉर्पोरेट हुआ था उस वक्त आपकी इक्विटी की वैल्यू क्या थी बुक्स में, और अब आपकी इक्विटी की जो वर्थ है ये क्या है। इसे ब्रेकअप वैल्यू का नाम भी दिया जाता है कि अगर आज हम ब्रेक लगाएं, आज अगर यहाँ पे हम इसका ब्रेकअप चेक करना चाहें, बिजनेस का ब्रेकअप हो जाए, तो बुक्स के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपकी इक्विटी की वैल्यू क्या है। वो अलग बात है कि जब मार्केट प्राइस से चेक किया जाएगा तो वो मार्केट प्राइस से ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ये एक तरह से एक क्वेश्चन होता है, ये एक तरह से एक सेफ्टी का पॉइंट होता है शेयर होल्डर्स के लिए कि उनको आइडिया होता है कि हम कितना सिक्योर्ड है, हमारी पोजीशन कितनी जो है वो सिक्योर्ड है। तो अभी हम देख लेते हैं जी यहाँ पर कि ये बुक वैल्यू जो है ये कैसे कैलकुलेट की गई है। टोटल बुक वैल्यू भी देख लेते हैं और हम इसको क्या कहते हैं जी वो भी देख लेते हैं, पर शेयर भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि टोटल एसेट्स में से माइनस कर दिया जाए टोटल लाइबिलिटीज को, तो पीछे बचता क्या है, पीछे बचता है आपके पास टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ये देखिए पीछे आपके पास वैल्यू कौन सी बचती है, टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ये टोटल 143450 देखिए हमें क्वेश्चन में जो टोटल इक्विटी का गिवन है ये वो समीशन है, ये टोटल है, ये देखिए ये वाला टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, यही वाली वैल्यू वहां पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं 1434500 ये वाली, ठीक है। इसमें से हमने क्या कहा था, क्या फर्दर सब्ट्रैक्ट करना है प्रेफर्ड स्टॉक को। अब प्रेफर्ड
स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 15 मिलियन, वो जो गिवन है वहां पर। तो 15 मिलियन जब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर पीछे वैल्यू कितनी बच जाती है 128.45 मिलियन। ये किसकी वैल्यू बचती है कॉमन स्टॉक की, यानी कि ये कॉमन स्टॉक की इक्विटी बच जाती है सारी की सारी, ये टोटल बुक वैल्यू है। इसको नंबर ऑफ शेयर जो 4 मिलियन है उस पर जब डिवाइड कर देते हैं तो आपको एक शेयर की बुक वैल्यू मिल जाती है 32.11। ठीक है जी। अब देखिए सपोज कर लीजिए शुरू में जब इशू किया था तो शेयर होल्डर की वैल्यू आपको मिल रही थी वहां पर $16। अगर रिटेन अर्निंग को वहां से हटा के देखते हैं, क्योंकि इसमें रिटेन अर्निंग का पोर्शन भी शामिल है ना, रिटेन अर्निंग भी किन की होती है कॉमन स्टॉक की, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी ज्यादा है। ड्यू टू सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है ये आपकी बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज हो गई है फ्रॉम $16 टू $32.11। यहाँ पे प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं था, अगर होता तो वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, पार्ट जो आपका नेक्स्ट है उसका देख लेते हैं, वहां पर एक्सरसाइज 11.5 का एफ है, इज इट पॉसिबल टू डिटरमिन द फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन अबव एक्सप्लेन। बिल्कुल नहीं कर सकते जी, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो आपको इक्विटी सेक्शन से नहीं मिलती, रादर वो स्टॉक एक्सचेंज से मिलती है, मार्केट से मिलेगी। यहां से तो आपको बुक वैल्यू मिल सकती है, यहाँ से तो आपको ब्रेकअप वैल्यू मिल सकती है जो कि आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बुक वैल्यू पर शेयर है या ये तो मिल सकती है आपको इक्विटी सेक्शन से, लेकिन जो आपके पास यहाँ पर कह लीजिए कि मार्केट वैल्यू पर शेयर है वो यहाँ से आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक्सरसाइज का 11.8 है, इसमें क्या कहता है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू कंप्यूट द नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स कह लें, बुक वैल्यू कह लें, स्टॉक होल्डर्स सॉरी नेट एसेट्स कहते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज को। नेट एसेट किसे कहते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज को। ठीक हो गया, तो अब वो उसी को हम कहते हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, उसी को हम क्या कहते हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। फिर रिपीट करूंगा, टोटल एसेट्स में से अगर माइनस कर दिए जाए टोटल लाइबिलिटीज तो पीछे आंसर क्या बचता है नेट एसेट्स। इट मींस मैं नेट एसेट्स कह सकता हूं किसको, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को। ठीक है, तो क्या कहता है द फॉलोइंग नेसेसरी टू कंप्यूट द नेट एसेट्स एंड बुक वैल्यू पर शेयर। अच्छा, फिर नेट एसेट्स और बुक वैल्यू पर शेयर में क्या डिफरेंस हो जाता है कि इसी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में से अगर माइनस कर दिया जाए प्रेफर्ड स्टॉक को तो फिर आपके पास क्या आ जाता है बुक वैल्यू, और अगर नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड करते हैं तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है। तो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू कंप्यूट द नेट एसेट्स एंड बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर रॉथस्चाइल्ड कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, कहता है यहाँ पर 8% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक $100 पार, यानी कि यहाँ पर आपको पहले 7% था, अब यहाँ पर कितना रिटर्न दे रहा है 8%। एक शेयर की पार वैल्यू कितनी 100, ये उसकी पार वैल्यू गिवन है। उसी तरह 2 लाख का अगर आप 8% कैलकुलेट करें तो ये इसका आ जाएगा क्या, प्रेफर्ड डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, जो कि इस केस में $16,000 बन सकता है अगर हो। आगे क्या कहता है, कॉमन स्टॉक $5 पार वैल्यू है, ऑथोराइज कितने इशू करने, ऑथोराइज कितने का है 1 लाख शेयर का, इशू कितना किया है 1 लाख में से 60,000 शेयर्स। देखिए बार बार वही इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये 3 लाख पार वैल्यू है, इसी तरह ये पार वैल्यूज है। आगे क्या गिवन है, एडिशनल पेटेंट कैपिटल 4,52,800। अब यहाँ पे आपको ब्रेकअप नहीं दिया गया तो आप खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कि ये प्रेफर्ड का है या कॉमन का है, रादर ये दोनों का हो सकता है। ज्यादातर केस में किसका मिलता है आपको, ये कॉमन स्टॉक का मिलता है। आगे है जी डेफिसिट, पहले आपको रिटेन अर्निंग की अमाउंट प्रॉफिट में मिलती है, इस केस में क्या है नेगेटिव गिवन है। पहले रिटेन अर्निंग अगर ऐड होती थी इन वैल्यूज में तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट है डिविडेंड्स इन एरियर्स ऑन प्रेफर्ड स्टॉक 1 फुल ईयर, ये जो प्रेफर्ड स्टॉक है इनका 1 साल का डिविडेंड एरियर्स में रहता है, यानी कि ये क्यूमुलेटिव थे तो इनका ये एरियर पड़ा हुआ है, बकाया पड़ा हुआ है $16,000 का डिविडेंड। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। पार्ट ए क्या कहता है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, यानी कि आपको क्या कह रहा है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की अमाउंट फाइंड आउट करें। वैसे तो आप लोग को याद होगा हमने कहा था कि नेट एसेट्स और बुक वैल्यू में फर्क क्या होता है कि बुक वैल्यू के लिए आप
नेट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं प्रेफर्ड स्टॉक को। इट मींस नेट एसेट्स हम कहते हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को। अब स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पार वैल्यू भी आ जाती है, ये देखिए यहाँ पार वैल्यू लिखी हुई है प्रेफर्ड स्टॉक की, और इसमें पार वैल्यू लिखी हुई है कॉमन स्टॉक की, उसी तरह लिख दी यहाँ पर एज इट इज। इसमें तो फिर एडिशनल पेटेंट कैपिटल भी आ जाता है, ये देखिए वो भी लिखा हुआ है, और इसमें तो रिटेन अर्निंग भी आ जाएगी। अब ये टोटल कैपिटल आ गया आपका। रिटेन अर्निंग पहले क्या होती थी, ऐड, यहाँ पे क्या हो रही है, लेस हो रही, डेफिसिट है, लॉस है ना, कि हो सकता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली लॉस में हो, या शुरू में जब बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है बिजनेस को शुरू में लॉस होता है, तो इसलिए ये डेफिसिट आ रहा है, लॉस है। तो ये लॉस अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये 8 लाख और 6,000 ये जो डॉलर वैल्यू मिलती है, ये है नेट एसेट्स की या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अब यहाँ से आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिली है कि वो ये कि आप स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को नेट एसेट्स का नेम भी देते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी पार्ट बी आपके पास। पार्ट बी आपको कहता है, पहले पढ़ लें क्या कहता है जी, रीड कर लें। पार्ट बी कहता है कंप्यूट द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। इसमें कह रहा है जी कि बुक वैल्यू पर शेयर आप कॉमन स्टॉक की ये कैलकुलेट करें। तो बुक वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, सिंपली प्रेफर्ड स्टॉक को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास पार्ट ए में कैलकुलेट हुई थी नेट एसेट्स की वैल्यू या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू वो आपने लिख दी। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से प्रेफर्ड स्टॉक माइनस करेंगे। प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, प्लस उसका डिविडेंड पड़ा हुआ था, तो 16,000 डिविडेंड प्लस ये 2 लाख पार वैल्यू, तो 216,000 आपका यहाँ से जब माइनस होता है तो ये 590,000 जो है ये आपके पास बुक वैल्यू आ जाती है, टोटल बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू उसने कहा हुआ है पर शेयर कैलकुलेट करने का, तो आप इसी 590 को डिवाइड कर देंगे किस पे, नंबर ऑफ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक पे। तो कॉमन स्टॉक के शेयर है 60,000, तो इसलिए 590 को डिवाइड किया जा रहा है 60,000 पे, तो आपको एक शेयर की जो है बुक वैल्यू मिल जाती है $9.83। ये आपको यहाँ पे शो करवा सकते हैं कि ये देखिए 60,000 शेयर्स है। तो सिंपली जो आपकी नेट एसेट्स की वैल्यू है उसमें से आपने क्या किया, आपने उसमें से प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू भी माइनस कर दी और ये वाला डिविडेंड भी माइनस कर दिया। तो प्रेफर्ड स्टॉक को माइनस करना होता है ना, ये प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक के रेलेवेंट जो भी अकाउंट होते हैं वो माइनस कर दिए, रिमेनिंग आपके पास बुक वैल्यू है। सी पार्ट क्या कहता है, इज बुक वैल्यू पर शेयर। आंसर टू पार्ट बी, द अमाउंट common stockholders should expect to receive if Rothschild Corporation were to cease operations and liquidate explain। नो जी, हमने पहले भी बात की है कि ये जो बुक वैल्यू होती है ये लिक्विडेशन की वैल्यू नहीं होती कि अगर आज बिजनेस सीज कर जाए, अगर आज बिजनेस लिक्विडेट हो जाए तो ये वो वाली वैल्यू नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स को मिलेगी, ठीक है। रादर ये कहा कि जब से बिजनेस आपका इनकार हुआ है, जब से बिजनेस आपका जो है ये ऑपरेशंस में है, उस वक्त से बुक्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आपके शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है वो किस हद तक इंक्रीज हुई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बुक्स, ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ से बुक वैल्यू से मिलती है वैल्यू। दूसरी बात, अगर मार्केट वैल्यू चेक करनी है कि अगर आज बिजनेस सीज हो जाए तो वो फिर आपको इस बिजनेस के शेयर्स की मार्केट प्राइस से भी चेक हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, उस बिजनेस की मार्केट प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली मार्केट प्राइस जो है वो इससे वेरी करेगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है जी 11.9। तो 11.9 जो है ये डिस्कस करेंगे बाद में जी। अभी तक के लिए जो है ये इतना ही काफ़ी है, जो हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11.8 तक किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको कंसेप्ट डिस्कस करना होगा आपके साथ ट्रेजरी स्टॉक का, स्टॉक स्प्लिट का या स्टॉक डिविडेंड का वो क्या होता है, ठीक है जी। तो टिल द टाइम जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।